फिजिका पॉइंट पर फिर से आपका स्वागत है। आज हम फिर से बात करेंगे वेव ऑप्टिक्स, जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है उसी को कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आज हम फिर से बात करेंगे। तो वेव ऑप्टिक्स में जैसा कि हमने अपना पिछला वीडियो जो था वो ड्यूअल नेचर्स, डी ब्रोगली के ड्यूअल नेचर्स पर पूरा का पूरा बेसिक करके उस पर बनाया था और समझाया था आपको कि किस तरीके से डी ब्रोगली जो है वो लाइट को दोनों स्वभाव वाला बोला है, मतलब ड्यूअल नेचर्स का बोला है। जैसे कि डी ब्रोगली ने देखा कि लाइट जो है वो एज ए पार्टिकल्स नेचर भी काम करते हैं और एज ए वेव नेचर भी, मतलब कण स्वभाव के भी होते हैं और तरंग स्वभाव के भी होते हैं। तो हमने अपना पिछला वीडियो जो था वो इसी बेस पर बना चुका है, मतलब बना चुके हैं। तो फाइनली अभी जो हमारे पास उससे आगे का जो टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो भी हमारे पास आने वाला कॉन्सेप्ट्स है वो हम आज इस वीडियो में जरूर चर्चा करेंगे। तो अभी हमारा फिलहाल डी ब्रोगली का आगे का जो टॉपिक है वो है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। वो क्या है? सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं तरंगों का अध्यारोपण। तरंगों का अध्यारोपण मेनली ये सुपरपोजिशंस या अध्यारोपण क्या होता है? तो सुपरपोजिशंस या अध्यारोपण का मतलब होता है एक के ऊपर एक को चढ़ाकर, मतलब कि चढ़ाना उसको बोल सकते हैं। जैसे कि होता है ना कि हम एक बुक के ऊपर एक और बुक को चढ़ा देते हैं, मतलब कि बोल सकते हैं उसको कि जैसे बुक आप अलमीरा में सजा कर रखते हो तो बुक के ऊपर उस तरीके से आप सजाते जाते हो। तो वही सुपरपोजिशंस का मतलब होता है कि ओवरलैप करना, मतलब कि मोर देन वन टर्म ओवरलैपिंग टू ईच अदर, मतलब एक से अधिक जितने भी पद होते हैं या भाग होता है वो एक दूसरे पर मतलब अध्यारोपित होकर, मतलब उस पर चढ़कर बोल सकते हो। ठीक है, तो यही है आज का टॉपिक, सुपरपोजिशन ऑफ वेव, तरंगों का अध्यारोपण। तो ये होता क्या है? तो अभी हम आपके सामने एक फंडामेंटल सा डायग्राम लेते हैं उसे समझने के लिए। तो हम यहाँ से बात करते हैं कि हमारे पास ये एक एस मतलब सोर्स है, इसे हम लोग स्रोत बोलते हैं। ठीक है, मतलब होता है ये सोर्स। ठीक, अब इस सोर्स से क्या होगा कि लाइट वेव निकलेगा। तो हम एक पहले इसका मीन पोजीशन प्रिपेयर कर लेते हैं। तो लाइट वेव निकलेगा कुछ इस तरीके से। आपको क्या करना है? सुपरपोजिशन ऑफ वेव मतलब कि अध्यारोपण, लाइट का दूसरे पर क्या करना है? इंपोज करना है। लाइट को क्या करना है? आपको इंपोज करना है। आपको समझने के लिए एक फंडामेंटल सा टर्म लगा देते हैं। तो ये हमने क्या किया कि इसको बोलते हैं, हमने दो वेव को दिखाया जो एक इस सोर्स से निकल रहा है। इसको हम नाम दे देते हैं y1 और इसको हम नाम दे देते हैं y2। ठीक है, इसको नाम देते हैं y1 और इस वेव का नाम देते हैं हम y2। तो ये अब बोल सकते हो कि एज ए फिक्स इंटरवल पर इसको क्या हो रहा है कि ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। फिक्स इंटरवल पर एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं और फिक्स डिस्टेंस भी इसको बोल सकते हैं। तो अब दरअसल बात ये है कि ये सुपरपोजिशन ऑफ वेव मतलब तरंगों का अध्यारोपण क्या होता है, क्या चीज? तो कहने का मतलब ये है कि जब भी किसी ऐसे सोर्स से, मतलब लाइट वेव के सोर्स से जो भी लाइट वेव निकलता है और इन दोनों वेव के बीच का फेज डिस्टेंस, पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड अगर सेम रहा, ठीक है, हम बोल रहे हैं कि इन दोनों वेव के बीच का कंडीशंस, इसको बोलेंगे हम लोग पाथ डिफरेंस।
और फिर इनके बोल सकते हैं अगर इनके पार्टिकल्स को मूवमेंट को हम बात कर रहे हैं तो फेज डिफरेंस को अगर हम बोलते हैं, फेज डिफरेंस का मतलब होता है कलांतर, कला का अंतर। हमने पहले ही आपको फेज डिफरेंस बता रखा है, वो फेज डिफरेंस, इसमें पाथ डिफरेंस भी आपको मिलेगा। फेज डिफरेंस का मतलब होता है कि पार्टिकुलर मूवमेंट, पार्टिकुलर फंक्शंस अगर सेम रहा तो उसको बोलते हैं फेज, यानी कि सेम फेज। डिफरेंस का मतलब होता है कि दोनों पार्टिकल्स के मूवमेंट का अगर अलग अलग मोशन मूवमेंट हो रहा है तो उसको बोलते हैं फेज डिफरेंस। जैसे बात करते हैं हम, इसको हिंदी में बोलते हैं कलांतर, अगर हम हिंदी की बात कर ले तो इसको बोलते हैं हम कलांतर और इसको बोलते हैं हम पथांतर। ठीक है, कला का अंतर। जैसे अगर मानते हैं वेव में जो पार्टिकल्स हैं यानी फोटोन जिसको हम बोलते हैं, अगर मान लो कि फोटोन यानी y1 के फोटोन अगर एक डायरेक्शन से मूव कर रहे हैं, मान लो कि लेफ्ट में मूव कर रहे हैं या फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की बात कर लेते हैं, y1 वेव के, y1 तरंग के जितने भी पार्टिकल्स से कण हैं यानी फोटोन, अगर वो क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, और y2 वेव के यानी y2 तरंग के जितने भी पार्टिकल्स है मतलब फोटोन जो है, जो कण है, वो अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो जाहिर सी बात है कि दोनों में अंतर हो गया। यानी एक घड़ी के दिशा के समान मतलब मूव कर रहा है, घड़ी के दिशा के सुई के विपरीत मूव कर रहा है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस बना, तो इसी को बोलते हैं फेज डिफरेंस। और पाथ डिफरेंस का मतलब होता है कि दोनों के बीच का अंतर को बोलते हैं पाथ डिफरेंस। तो इनके बीच में आपको मिलेगा, हम लोग फेज डिफरेंस को 5 से इंडिकेट करते हैं और इसको इंडिकेट करते हैं पाई से, इसमें आपको पाई मिलेंगे। तो अब दरअसल बात ये है कि अगर किसी सोर्स से दो वेव निकलता है और दोनों ओवरलैप करते हुए आगे की ओर प्रोपगेट कर रहा है, बढ़ रहा है, दो वेव अगर एक सोर्स से निकलते हैं, एक स्रोत से निकलते हैं दोनों तरफ और ओवरलैप करते हुए एक दूसरे को मीट करते हुए आगे की ओर बढ़ता है, तो किसी फिक्स्ड पॉइंट पर मान लेते हैं हम यहाँ पे मतलब ये हम बात करते हैं कि अगर ये दोनों वेव एक सोर्स से निकलकर ओवरलैप करते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो एक फिक्स्ड पॉइंट पर इनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव का मतलब होता है कि जब दो तरंग एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए आगे की ओर प्रोपगेट करते हैं तो किसी फिक्स्ड पॉइंट पर इनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो होता है, इनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो होता है दोनों वेव का, क्योंकि दोनों वेव आगे एक साथ बढ़ रहे हैं, तो फिक्स्ड पॉइंट पर अगर हम इनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट यानी परिणामी विस्थापन अगर निकालेंगे, यानी कि ये लोग कितना मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना विस्थापन तय किए हैं तो कितना होगा, इसी कंक्लूजन को कहा जाता है सुपरपोजिशन ऑफ वेव। ठीक है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव किसको बोलते हैं, जब दो वेव सेम फ्रीक्वेंसी सेम फेज या फिर जो भी कंडीशंस लेते हुए एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए आगे की ओर बढ़ता है, एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए आगे की ओर बढ़ता है, तो किसी फिक्स्ड पॉइंट पर उनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, किसी निश्चित बिंदु पर उनका परिणामी विस्थापन जो होता है वो क्या रिजल्ट देगा, क्या कंक्लूजन बताएगा, इसी फेनोमेनन्स को हम बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव या तरंगों का आरोपण। तो यहां पर हम अगर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालें, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट अगर निकालें तो कितना होगा, तो इसीलिए सुपरपोजिशन ऑफ वेव अगर बात किया जाए, एसपी मतलब सुपरपोजिशन ऑफ वेव का अगर बात करते हैं तो इनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो होता है, यानी कि दोनों के मेल से जब किसी फिक्स्ड पॉइंट पर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट परिणामी विस्थापन जब निकालते हैं तो क्या वैल्यू देता है, मतलब कि ये जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y वो इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत इन दोनों वेव के विस्थापन के सम के बराबर होता है। क्या बोल रहे हैं, इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट कैरी बाय बोथ वेव, क्या बोल रहे हैं, इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट कैरी बाय बोथ वेव इज द सम, यानी कि इनके
बोल रहे हैं कि y1 और प्लस y2 के बराबर होता है, यानी कि व्यक्तिगत रूप से ये दोनों वेव अपना जितना भी डिस्प्लेसमेंट तय किया होगा तो उन दोनों के सम के बराबर होता है इनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। इसको बोलते हैं हम सुपरपोजिशन ऑफ वेव। ठीक है, तो हम एक बार फिर से इसको रिपीट कर देते हैं। ये क्या होता है कि सुपरपोजिशन ऑफ वेव का मतलब होता है कि अगर दो वेव किसी सोर्स से निकलकर एक दूसरे को ओवरलैप करके सुपरइम्पोज करते हुए जब आगे बढ़ते हैं, यानी कुछ डिस्प्लेसमेंट कुछ विस्थापन प्राप्त करते हैं, तो किसी फिक्स्ड पॉइंट पर एक निश्चित बिंदु पर इनका परिणामी विस्थापन कितना होता है। तो एक निश्चित बिंदु पर इनका परिणामी विस्थापन दोनों वेव के व्यक्तिगत विस्थापन के सम के बराबर होता है, योग के बराबर होता है, यानी इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट कैरी बाय बोथ वेव sum of individual displacement carried by both wave is equal to the resultant displacement। हम क्या बोल रहे हैं कि दोनों वेव के इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट जितना ये लोग कैरी किए हैं, इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट ये लोग जितना दोनों वेव कैरी किए हैं, इनके सम के बराबर इनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है। इसको बोलते हैं हम सुपरपोजिशन ऑफ वेव। हम जरा इसको एक प्रैक्टिकल भाषा में बात करते हैं। मान लो कि एक घर से दो फ्रेंड मतलब टहलने के लिए निकले, टहलते टहलते कुछ दूर गए, वहां पर ये लोग रुक गए। तो अगर उन दोनों को देखा जाए कि ये दोनों भाई मिलकर कितना दूरी तय किए हैं, तो ऐसा तो बात करोगे तो भाई अगर मान लो कि उनके घर से वो जो फिक्स पॉइंट का बात कर रहे हो वो अगर 10 किलोमीटर है, तो ऐसा थोड़ी ना कि दोनों मिलकर 20 किलोमीटर दूरी तय कर दिए होंगे। दोनों मिलाकर तो 10 ही किलोमीटर का दूरी तय किए होंगे। लेकिन अगर कोई बोलेगा कि अगर उनमें से एक फ्रेंड बोल रहा है कि भाई हम तो 10 किलोमीटर चल दिए, तो दूसरा बोलेगा भाई तुम थोड़ी ना तय किए हो, हम भी तो तुम्हारे साथ हैं। तो इंडिविजुअल ये दोनों कैरी किए हैं 10 किलोमीटर। कौन? ये 10 किलोमीटर जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट, इस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि दोनों भाई कैरी किए हैं, तो डिस्प्लेसमेंट दोनों का लिया जाएगा। तो यहाँ पर सुपरपोजिशन ऑफ वेव का मतलब होता है कि जब दो वेव मिलकर, दो वेव जब कंबाइन होकर, इंपोज होकर मतलब अध्यारोपित होकर एक दूसरे पर ओवरलैप होकर जब आगे बढ़ता है, तो एक फिक्स्ड पॉइंट पर इनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट परिणामी विस्थापन जो होता है, इन दोनों तरंग के व्यक्तिगत विस्थापन के योग के बराबर होता है। यानी इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट कैरी बाय बोथ वेव, इन दोनों के सम के बराबर होता है आपका ये कौन सा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं परिणामी विस्थापन, इसको हम लोग बोलते हैं परिणामी विस्थापन हिंदी में। ठीक है, तो ये रहा आपका सुपरपोजिशन ऑफ वेव। सुपरपोजिशन ऑफ वेव, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इस बेस पर बिहार बोर्ड या कोई भी बोर्ड जो होता है क्वेश्चंस निकालता है जो ऑब्जेक्टिव क्या करता है, हम बात कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चंस को लेकर। तो BSEB का एक क्वेश्चंस है जो 2018 में पूछा गया है। यहाँ पर y1 का वैल्यू दिया गया था कि 5 sin ओमेगा t और y2 का वैल्यू था 2 sin ओमेगा t। इन दोनों का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट पूछा था, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट पूछा था। ऑप्शन में था 7 sin ओमेगा t, 3 sin ओमेगा t, फिर था 7 और फिर था 3। ये कंडीशन था इसमें, 7 sin ओमेगा t, 3 sin ओमेगा t, 7 और 3। तो आप बोलोगे कि अरे सर आप तो कुछ ऐसा तो कोई फंक्शनिंग टर्म में बताया नहीं ट्रिगो के फॉर्म में, फिर ये क्वेश्चन ट्रिगो फॉर्म में क्यों था? तो ध्यान रखिएगा, आपको वहां पर डेविएट करने के लिए इस फंक्शन को ऐड किया गया है, डेविएट करने के लिए इस फंक्शन को ऐड किया गया है। मेनली आपको इस डिजिट से ही मतलब लेना है, आपको इस डिजिट से ही मतलब लेना है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन जो होता है वो सी होता है 7, क्योंकि हम पढ़े हैं यार कि y यानी कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट का सम के बराबर होता है, y1 + y2। तो मेनली आपको डिजिट से मतलब होना चाहिए, तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा होगा 7, नॉट 7 sin ओमेगा t। वो जनरली आपको डेविएट करने के लिए फंक्शन टर्म को ऐड किया गया है। तो ये रहा आपका सुपरपोजिशन ऑफ वेव। इसका मतलब होता है कि अगर दो वेव एक सोर्स से निकलकर जिनका हर चीज आपस में कंडीशन सेम रहा है,
तो फिक्स्ड पॉइंट पर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो दोनों वेव, दोनों तरंग के व्यक्तिगत विस्थापन के योग के बराबर, यानी सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट कैरी बाय बोथ वेव के बराबर होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हमारा एक चीज को ध्यान रखें, वेव ऑप्टिक्स में जितना भी फेनोमेनन इंसिडेंस होता है वो एक दूसरे से एक कंबाइंड फॉर्म में होता है। तो अगर आपको सुपरपोजिशन ऑफ वेव समझ में आ गया है तो इसके आगे जो भी हमारा टॉपिक होगा इंटरफेरेंस, वो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा नहीं कि आप एक टॉपिक छोड़ और दूसरे को मतलब ले रहे हो, ये तो थोड़ा सा उसमें आपको परेशानी आएगी, लेकिन इसीलिए आपको इस चीज को समझना होगा कि सब ये चीज सीरीज में लिखा होगा। ठीक है, तो अपना टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। हमारा अगला टॉपिक होगा इंटरफेरेंस, जो काफी इंपॉर्टेंट था। जैसे कि बहुत सारे साइंटिस्ट जो थे कहीं यहीं पर आकर फेल कर रहे थे, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन। तो अब हम बात करेंगे उसी का। क्या होता है, कभी कभी कोई पॉइंट जो होता है वो टॉपिक में पहले आ जाता है लेकिन डील उसका बाद में होता है। तो इसीलिए आपको पेशेंस रखना है और फिर ऐसे ही करके आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। इंटरफेरेंस, तो यहाँ पर हमारा अभी का जो टॉपिक है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इसे हिंदी में प्रकाश का व्यक्तीकरण कहा जाता है। प्रकाश का व्यक्तीकरण, और इंग्लिश को बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। एक चीज और बता देते हैं आपको, जो स्टूडेंट्स साउंड चैप्टर 11th में क्लियर फॉर्म में पढ़े होंगे उनको लाइट एकदम विजुअलाइज होगा, अपने माइंड में उसका विजुअल कर सकते हो कि होता कैसा होगा ये चीज। और अगर मान लो जो बंदा साउंड नहीं पढ़ा है तो लाइट से भी इसको वो पकड़ सकता है, क्योंकि सेम कंडीशन उसमें होता है, बस थोड़ी बहुत कंडीशंस और जो क्राइटेरिया होता है वो डिफरेंट होता है। बेसिकली हर चीज उसमें सिमिलर टाइप का होता है, तो इसीलिए आपको ज्यादा घबराने की कोई बात नहीं है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का, प्रकाश के व्यक्तीकरण, ये क्या होता है। तो हम अगर बात कर रहे हैं ऐसे, तो जैसा कि हमने सुपर पोजिशंस में देखा कि लाइट जो होता है एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, एक दूसरे के ऊपर चढ़कर क्रॉस कर रहा है, पार कर रहा है, काट कर एक दूसरे को बोल सकते हैं हम। तो इसमें क्या होता है कि सुपर पोजिशंस के दौरान ही जहां पर ये लाइट वेव मिलते हैं वहां पर उनका इंटेंसिटी काफी हाई हो जाता है, उनकी तीव्रता बढ़ जाती है। जाहिर सी बात है कि अगर दो लाइट एक साथ मिलता है तो उसका जो बोल सकते हो कि जो ये बोलते हैं ना उसको फैलना, मतलब कि उनका जो गहरापन होता है वो काफी ज्यादा होता है, वो काफी मतलब इम्पैक्ट डालते हैं, प्रभावशाली होते हैं। लेकिन जहां पर ये अलग अलग होते हैं उनका इम्पैक्ट कम होता है, उनका प्रभाव कम होता है। तो इसीलिए जब लाइट वेव एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, जब मिलते हैं तो वहां पर उनका इंटेंसिटी यानी तीव्रता बढ़ जाता है, और ये जब दूर दूर होता है तो वहां उनका इंटेंसिटी मतलब तीव्रता घट जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इंटेंसिटी का बढ़ना और इंटेंसिटी का घटना ये जो भी होगा तो वहां पर एनर्जी ड्रॉप करता है, एनर्जी कम होता है, और जहां ये लोग मिलते हैं वहां एनर्जी ज्यादा होता है। तो इसी घटना में क्या होता है ना कि एनर्जी का मतलब कि डिवीजन हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है एनर्जी। जहां पर ये दोनों में मिलते हैं वहां एनर्जी बढ़ गया, जहां पर ये दोनों हटेंगे तो वहां एनर्जी कम हो जाएगा। तो इसी रीडिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म को ही कहा जाता है इंटरफेरेंस। क्या बोले, जब भी लाइट वेव सुपर इम्पोज का घटना करता है तो क्या होता है कि जहां पर ये लाइट वेव मिलते हैं तो वहां पर एनर्जी भी बढ़ता है, क्योंकि इंटेंसिटी ज्यादा होता है, तीव्रता ज्यादा होता है। और जैसा ही ये दोनों एक दूसरे को हटते हैं, हट जाते हैं, तो वहां पर उनका इंटेंसिटी यानी तीव्रता कम होता है, तो एनर्जी भी ड्रॉप करता है, यानी कि एनर्जी भी कम होता है। तो इस हिसाब से एनर्जी का बढ़ना, एनर्जी का घटना, तो इसी घटना को कहा जाता है इंटरफेरेंस।
लेकिन ये तो था एक नॉर्मल सी बात। हम इसको एक्सपैंड, हम एक विस्तृत रूप में देखेंगे कि क्या होता है ये हमारे डेली लाइफ में, इसका क्या अनुप्रयोग और क्या इसका उपयोग है, मतलब किसी काम करता है और कहाँ मिलेगा हमको देखने के लिए, ये सब चीज़ को जानना होगा। हम आपके सामने 3 पिक्चर को रखेंगे, 3 डायग्राम को दिखाएंगे। तीनों डायग्राम किस किस तरीके से कहाँ कहाँ कैसे कैसे होगा ये आपको दिखाते हैं। तो हमारा ये, आपको पहले इसको बता देते हैं कि कैसे कैसे ये होता है। पहले सिंपल भाषा आपको बात कर लेते हैं, हम फिर से वही सुपरपोजिशन वाली घटना को देखेंगे। यहां से ये वेव निकला, ये है सोर्स, लाइट सोर्स इसको बोलेंगे, हिंदी में इसको हम बोलते हैं स्रोत। ठीक है, तो क्या होता है कि ये एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए बढ़ रहा है। हम जरा इसका नाम देते हैं, ये जहां मिला है इसको हम बोलते हैं ए, बी और सी। जहां ये एक दूसरे से काफी दूर होते हैं, इनका नाम देते हैं हम पी, हटकर नाम देते हैं पी क्यू आर। यहां तो ये काफी दूर है एक दूसरे से, आपको दिखा रहे हैं क्लियरली, फील भी हो जाएगा आपको, मैंने आपको पूर्ण रूप से विजुअलाइज होगा आपके माइंड में। अब हम बात करते हैं कैसे कैसे। यहां इस सोर्स से लाइट वेव निकलना शुरू कर दिया है। क्या होता है कि ये इसका मीन पोजीशन है, तो ये मीन पोजीशन से कभी दूर हो रहे हैं और कभी एक दूसरे को नजदीक आते हैं। तो जहां ये मिलेंगे तो इनका इंटेंसिटी काफी हाई होगा। मतलब ऐसे बात करते हैं हम, ये अगर दो लड़का अगर आपस में लड़ झगड़ रहा है, अगर दोनों ये मिलेगा तो काफी झगड़ा मतलब बढ़ जाएगा, काफी अंतिम चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, मतलब हाई वोल्टेज वाला लड़ाई होगा। लेकिन जैसे ही दोनों लड़का दूर होगा, मतलब दूर रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि मतलब वो इंटेंसिटी, वो हाई वोल्टेज लो वोल्टेज में आ जाएगा, मतलब कम हो जाएगा, यानी दोनों का माइंड कूल हो जाएगा। उसी तरह से ये दोनों वेव जो है, अगर ये मतलब एक दूसरे को मिलते हैं तो इनका इंटेंसिटी, तीव्रता काफी ज्यादा हो जाएगा, और ये दूर होते हैं तो इनका तीव्रता कम हो जाएगा। तो यहां से हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इसको, INT मतलब इंटेंसिटी, यहाँ पर क्या है अपनी भाषा से दिखा रहे कम है, और यहाँ पर क्या है INT, ये ज्यादा है। हम यहाँ पर शो कर लेते हैं कुछ, तो INT का मतलब होगा आपका, अपने समझने के बाद बोल रहे हैं इंटेंसिटी, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, तीव्रता, ये बोलेंगे। तो यहाँ पर तीव्रता कम है। क्यों कम है भाई? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से काफी दूर पर हैं, मिल नहीं रहे, तीव्रता कम होगा। तीव्रता कम होगा तो एनर्जी भी कम होगा, यहाँ पर एनर्जी ज्यादा हो जाएगा। तो हम बात करते हैं एनर्जी का, मतलब ऊर्जा। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट P पर इंटेंसिटी कम होगा, एनर्जी भी कम होगा, लेकिन पॉइंट A पर यहाँ ये दोनों मिल रहे हैं, जब मिलेंगे तो इनका इंटेंसिटी हाई हो जाएगा और एनर्जी भी बढ़ जाएगा। तो इसी तरह से क्या हो रहा है कि कभी एनर्जी कम, कभी एनर्जी ज्यादा, कभी एनर्जी कम, कभी एनर्जी ज्यादा, इस तरह का कंडीशन को फॉलो करते करते ये आगे की ओर बढ़ रहे हैं, कंडीशन फॉलो करते करते आगे की ओर बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि लाइट जो होता है जब सोर्स से निकलता है तो काफी दूर तक कैरी करता है, एक जगह उसका एनर्जी खत्म, एक जगह एनर्जी उसके पास वापस, एनर्जी खत्म, एनर्जी वापस। तो इस तरह का एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, इस तरह के घटना में एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है।
और इसी रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी को यानी ऊर्जा के इस बंटवारे को, ऊर्जा बट रहा है ना भाई, एक जगह ऊर्जा कम एक जगह ऊर्जा ज्यादा, तो ऊर्जा के इस बंटवारे को यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी को ही बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वो सॉरी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इसको बोलते हैं लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एनर्जी एक जगह कम हो जा रहा है, एक जगह एनर्जी ज्यादा हो जा रहा है, यानी कि एनर्जी जो हो रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ऊर्जा जो हो रहा है वो बंट जा रहा है, तो ऊर्जा के इस बंटवारे को ही बोलते हैं प्रकाश का व्यक्तीकरण। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा एक्सपैंड फॉर्म में देखते हैं। हम क्या बोले कि लाइट सोर्स से यहाँ से वेव निकला तो यहाँ पर इनका फाई सेम है, मतलब क्या भाई कला सेम है, उसके बाद ये सेम है। ठीक, यानी क्या सेम है, ये पथ जो इसका सेम है, कलांतर पथांतर सेम है, उसके बाद इसका फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति ये भी क्या है, सेम है, और प्रोपोगेशन सेम डायरेक्शन में क्या होंगे, सेम डायरेक्शन, मतलब सब कुछ सेम है, एक ही डायरेक्शंस में सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फेज डिफरेंस, सेम पाथ डिफरेंस, यानी एक ही दिशा में समान आवृत्ति, समान कालांतर, समान पथांतर, जब सब कुछ सेम हो रहा है तो क्या होता है कि कहीं किसी बिंदु पर तीव्रता कम हो जाती है और कहीं किसी बिंदु पर तीव्रता ज्यादा हो जाती है। तो इस हिसाब से ऊर्जा भी कहीं कम और कहीं ज्यादा, यानी ऊर्जा जो हो रहा है बंट जा रहा है। ऊर्जा के इस बंटवारे को ही बोलते हैं प्रकाश का व्यक्तीकरण, यानी कि कहीं किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी कम हो जा रहा है, कहीं किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ज्यादा हो जा रहा है। तो इसी एनर्जी के रीडिस्ट्रीब्यूशन को, ये एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट क्यों हो रहा है, क्योंकि कंडीशन कैसा फॉलो कर रहा है, सुपरपोजिशन के जैसा, देख रहे हो ना, ओवरलैप कर रहा है, ओवरलैपिंग में भाई ऐसा हो रहा है। तो ओवरलैपिंग में ये जो एनर्जी वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो इसी घटना को बोलते हैं हम ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, यानी the redistribution of energy called interference of light। मैंने हम क्या बोले, The redistribution of energy is called interference of light। हिंदी बात करें तो ऊर्जा के बंटवारे को ही कहा जाता है प्रकाश का व्यक्तीकरण। ऊर्जा के बंटवारे को प्रकाश का व्यक्तीकरण। ऊर्जा क्यों बढ़ रहा है, ऊर्जा इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जैसे ही हमारा जो तरंग होता है वो अगर अध्यारोपण होने लगे, मतलब एक दूसरे को ओवरलैप करके वो बढ़ने लगे, तो जहां ये तरंग दूर होगा वहां उसकी तीव्रता कम हो जाएगी, उसका ऊर्जा कम हो जाएगा। जहां ये मिलेंगे यानी जहां एक दूसरे को ये एक दूसरे को काटेगा, यहाँ उसकी तीव्रता बढ़ जाएगी, उसका एनर्जी बढ़ जाएगा। तो इस तरह का बार बार घटना घट रहा है, मतलब बार बार ऊर्जा का बंटवारा हो रहा है, एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो इसी घटना को बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ये एक डायग्राम आपको समझने के लिए हम बनाए थे, लेकिन ये रियल में कैसा होता है, ये आपको कैसा दिखाई देता है वो हमको बताते हैं, मतलब कि हमारे डेली लाइफ में होता कैसा है, ये चीज आपको दिखा रहे हैं हम। देखिएगा, ये तो बेसिकली आपको समझने के लिए था कि ये रिडिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप का कैसे होता है, पहले विजुअलाइज तो कर लिया ना, क्योंकि जहां जहां मिलेगा तो ऐसा होगा कंडीशन। अगर हम इसको थोड़ा सा एक शॉर्ट स्टोरी की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा कहानी का, तो देखो क्या, मान लो कि पोस्ट ऑफिस से दो डाकिया निकले हैं। यहाँ पोस्ट ऑफिस में वो दोनों बंदे नाश्ता करके मतलब नाश्ता करके निकल रहे हैं, तो वहाँ उनके पास ऊर्जा ज्यादा रहेगा। जैसे ही अब अलग अलग रास्ते से जाना है, तो जैसे ही ये लोग एक दूसरे से मतलब काफी दूरी पर है और शर्त है कि ये दोनों जब मिलेंगे तभी उनको नाश्ता करना है, तो ये जब दूर होंगे तो उनको भूख लगेगा, यानी उनकी ऊर्जा कम हो जाएगी, यानी उनका जो स्पीड होगा बढ़ने का वो कम, यानी तीव्रता उनके पास कम हो जाएगी, इंटेंसिटी कम हो जाएगी। जैसे ही फिर से मिलते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर से उनके पास ऊर्जा वापस आ जाती है, फिर से उनका तीव्रता बढ़ जा रहा है, फिर सेम कंडीशन, फिर ऊर्जा कम, फिर तीव्रता कम, मतलब ऐसे करते करते वो लोग अपना दिन भर का सारा काम कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके इस उद्देश्य में एनर्जी बार बार क्या हो रहा है, कम ज्यादा, मतलब कि ये ऊर्जा का बंटवारा हो रहा है, यानी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी हो रहा है। तो इसी को बोलते हैं हम व्यक्तीकरण, इंटरफेरेंस इसी को बोलते हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिकल था।
तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो विजुअलाइज करने का बारी आ गया। देखिए कैसे विजुअलाइज होता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब वेव निकलेगा सोर्स से तो सब चीज उनका सेम होना चाहिए। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। जब लाइट वेव जो है, दोनों लाइट वेव जब सोर्स से निकल रहा है तो क्या होना चाहिए, सब कुछ सेम होना चाहिए। कोई कहता है कि सर 2 ही लाइट वेव ले सकते हैं, ज्यादा नहीं, तो ऐसा बात नहीं है। आपके पास लाइट वेव 2 से ज्यादा भी हो सकता है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। अब प्रैक्टिकल टर्म का हम बात करते हैं, ये होता कैसे है। हमारे पास ये सोर्स है एस। अब होता कैसे है, कंडीशन हम दरअसल देख लेते हैं। तो ये कुछ यूं मान लीजिए कि हम यहाँ से स्लिट कर लिए। स्लिट मतलब होता है छिद्र, स्लिट मतलब होता है छिद्र, छेद कर लिए ये इस टाइप। ठीक है। अब यहाँ से ये लाइट वेव निकला कुछ इस तरह से। ये कुछ डेली लाइफ में आपका डायग्राम होगा, आपको दिखाई देगा कुछ ऐसा। ये लाइट वेव हर बार स्लिट से कट आउट होके निकलते रहेगा। तो ये जो है ठीक इसी तरह से निकलेगा जैसे कि आप तालाब में क्या करोगे, एक तालाब में क्या करना कि अलग, अब दोनों हाथ में डंडे पकड़कर दोनों को वहां पर डुबा देना, डंडे को बार बार डुबाना। तो दोनों डंडे जैसे ही तालाब में जाएंगे तो क्या बनाएगा, वाइब्रेट करेंगे, मतलब कि एक वेव तैयार करेगा। कैसा वेव होगा, यहाँ पे और हम यहाँ पर बात करते हैं। ठीक ये कुछ ऐसे ही हरकत करेंगे, मतलब ये तालाब में जो पानी का हलचल होगा वो कुछ इसी टाइप का होते रहेगा। ये देख रहे हैं आप, दोनों तालाब में मतलब तालाब में जब दोनों हलचल कुछ इस टाइप का होगा तो ये दोनों में एक दूसरे को काटते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जहां ये लोग कटेंगे उनका इंटेंसिटी काफी हाई, तो कहां का हम पहले कटिंग पॉइंट को आउट कर लेते हैं। ये हमारा हुआ, ये हुआ, ये हुआ और ये हुआ, और ये यहां से कुछ कटिंग पॉइंट हमारा इस तरह से निकलेगा, फिर कटिंग पॉइंट हमारा कुछ इस तरह से निकलेगा। इस तरह से हमारा ये कटिंग पॉइंट निकल रहा है, देख लीजिएगा। तो इस तरह से ये कटिंग पॉइंट कटते हुए निकल जाएंगे, ये ठीक है। इस तरह से ये कटिंग पॉइंट आपका निकलते रहेगा।
तो जहां जहां ये लाइट वेव एक दूसरे को काटेंगे तो यहाँ पर उसका इंटेंसिटी हाई होगा, इन मैक्स माने मैक्सिमम इंटेंसिटी। और जहां नहीं कटेगा मतलब मान लो यहाँ नहीं कटा, ये नहीं कट रहा है पॉइंट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन यानी इंटेंसिटी मिनिमम। क्यों, यहाँ पर अधिकतम तीव्रता और यहाँ पर न्यूनतम तीव्रता, क्या बोल रहे हैं, अधिकतम तीव्रता न्यूनतम तीव्रता बोलते हैं इसको। अधिकतम तीव्रता और इसको बोलते हैं न्यूनतम तीव्रता, ठीक है, न्यूनतम तीव्रता। तो जहां पर ये दोनों लाइट वेव एक दूसरे को काटेंगे उस वहां पर उसका इंटेंसिटी ज्यादा होगा, तीव्रता ज्यादा होगा, तो ऊर्जा भी क्या होगा भैया, ऊर्जा भी ज्यादा ही होगा। और जहां पर तीव्रता कम होगा तो वहां पर ऊर्जा भी क्या होगा भाई, वो कम ही होगा। तो इसी में क्या हो रहा है कि एनर्जी बार बार रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एनर्जी बार बार कहीं कम कहीं ज्यादा, तो इसी एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूशन को कहा जाता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का व्यक्तीकरण, क्योंकि ऊर्जा का बंटवारा हो रहा है। आई होप कि आपको ये चीज बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब इसी में क्या होता है कि जहां पर इंटेंसिटी ज्यादा होता है, जहां पर इंटेंसिटी ज्यादा होता है उसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं, और जहां पर इंटेंसिटी कम होता है उसको डिस्ट्रक्टिव बोलते हैं। ध्यान रखिए, जहां पर तीव्रता ज्यादा होता है तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव, और जहां पर कम तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव। तो यहाँ पर न्यूनतम है तो इसको क्या बोलेंगे, डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव। इसको हिंदी में बोलते हैं विनाशी, विनाशी व्यक्तीकरण इसको बोलेंगे, और इसको बोलेंगे हम कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव यानी कि रचनात्मक, रचनात्मक, रचनात्मक इसको बोलते हैं। रचनात्मक का मतलब होता है रचना करना, कंस्ट्रक्ट मतलब रचनात्मक यानी कि बनाना। तो भाई जहां पर इंटेंसिटी ज्यादा होगा वो जाहिर सी बात है कि अपने आप को बनाएगा, यानी फॉर्म करेगा, नया ट्रांसफॉर्म करेगा, तो इसलिए उसका नाम पड़ा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी रचनात्मक व्यक्तीकरण। और जहां पर इंटेंसिटी कम होगा, कम होगा मतलब खत्म हो जाएगा, विनाश होगा, नष्ट होगा, तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव या विनाशी। हम क्या बताएं, जहां पर इंटेंसिटी ज्यादा उसको कंस्ट्रक्टिव, और जहां पर इंटेंसिटी कम उसको डिस्ट्रक्टिव यानी विनाशी, और उसको बोलेंगे रचनात्मक। क्यों बोलेंगे भाई, क्योंकि वहां पर वो कंस्ट्रक्ट हो रहा है, मतलब कि इंटेंसिटी ज्यादा मतलब एनर्जी ज्यादा है तो कुछ ना कुछ तो बनाएगा ना, ऊर्जा ज्यादा है तो कुछ ना कुछ बनाएगा, बनाएगा तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव यानी रचनात्मक। और यहाँ पर कह रहे हैं इंटेंसिटी मिनिमम यानी कि ऊर्जा कम और तीव्रता भी कम है, यानी सब कुछ कम है तो क्या बनाएगा यार, तो इसलिए इसको बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव यानी विनाशी व्यक्तीकरण। आई होप ये क्लियर होगा। इसमें ये कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव को क्लियर करने का हम आपको एक और चीज दिखाएंगे। पहले इस पिक्चर को फिर से समझ लो। जैसे ही सोर्स से लाइट वेव निकला हम स्लिट से टेस्ट कर रहे हैं, वहां पर टेस्ट किए थे आपको एक दूसरे को ओवरलैप करके, लेकिन ये एक्चुअल फिगर होता है, और समझने के लिए आपको ये करना होगा, तालाब में जाकर आप ऐसे ऐसे कीजिएगा, दोनों ही वाइब्रेशन से जब वेव बनेगा तो एक दूसरे को ठीक ऐसे ही ओवरलैप करेगा। तो जहां पर ये ओवरलैपिंग यानी जहां ये कटेंगे वहां इंटेंसिटी ज्यादा, और जहां नहीं कटेगा वहां इंटेंसिटी कम होगा। बोलिएगा कि सर सारा वेव तो कट ही जाएगा, भाई कटने का मतलब है कि जहां थोड़ा सा पोर्शन ऐसे ऐसे होता है ना, ऐसे, तो जहां ये थोड़ा सा पोर्शन उठेगा वहां पर कंस्ट्रक्टिव, और जहां पोर्शन नीचे की ओर जाएगा उसको बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव। वो पहचान करने का अपना तरीका होता है, ठीक है। प्रैक्टिकली आप जाओगे तो तालाब में जैसे ही वेव ऊपर की ओर जाएंगे तो ऊपर जाएगा यानी कि ऊपर जाकर कटेगा तो कंस्ट्रक्टिव, और नीचे आएगा तो डिस्ट्रक्टिव। ये एक्चुअल फिगर होता है को क्लियरिफाई करने का। जैसे ही छिद्र से अलग अलग वेव निकला तो ये कट आउट करेगा, जहां कटेगा वहां पर इंटेंसिटी ज्यादा होगा, जहां नहीं कटेगा वहां इंटेंसिटी कम। इंटेंसिटी ज्यादा तो ऊर्जा ज्यादा, ऊर्जा ज्यादा तो उसको कंस्ट्रक्टिव बोलते हैं। यहाँ इंटेंसिटी कम यानी कि तीव्रता कम है, ऊर्जा भी कम होगा, उसको बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव यानी विनाशी बोलेंगे। इसको एक बार पिक्चर में उतार देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। हम यहाँ थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव के केस को फिर से लेते हैं। ये देखिएगा जरा, जैसे ये आपका हो गया मीन पोजीशन, ये ए से बी तक, यहाँ पर एक डस्ट पार्टिकल्स हैं, तो देखना ना। अब ये लाइट वेव ए से बी तक कुछ ऐसे गया, ए से बी तक कुछ इस तरीका से जा रहा है, ठीक है। और सेम
यानी कि अगर ये दोनों मिलेंगे, यानी कि एक और एक वेव निकला और ये सिमिलर इसी के कंडीशंस में आ गया ऐसे ही, तो यहाँ से ये लाइट, यहाँ से जो पार्टिकल्स हैं वो जाहिर सी बात है कि सिमिलर डायरेक्शन में प्रोपेगेट करेंगे, यानी सिमिलर डायरेक्शंस में ही जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंटेंसिटी क्या है भाई, ज्यादा है, यानी तीव्रता क्या है वो ज्यादा है। मैक्सिमम बोलेंगे, इंटेंसिटी मैक्स बोलेंगे, मतलब यहाँ पर क्या है, एनर्जी भी ज्यादा है। दूसरा फेज आपको दिखाते हैं डिस्ट्रक्टिव का। मान लो ये P से लेकर Q तक का कंडीशंस है, तो यहाँ पर पार्टिकल्स आप रख दिए टेस्ट करने के लिए, ऐसे ही वेव ऊपर से गया और फिर एक वेव जो है ये एक दूसरे से दूर हो गया। अभी दिखाया था आपको, दूर हो गया था, ये दूर हो गया। ये दोनों सिमिलर डायरेक्शन में मतलब मिल रहा है, ये दोनों वेव मतलब मिलने का कंडीशन, जब दोनों मिल रहा है तो ये पार्टिकल्स को एक पार्टिकुलर डायरेक्शन देगा, पार्टिकल्स को एक फिक्स डायरेक्शन देगा ताकि ये फिक्स डायरेक्शंस में जाए। यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि इंटेंसिटी ज्यादा, दोनों वेव के मिलने से इंटेंसिटी ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है, तो कंस्ट्रक्टिव माने कि रचनात्मक होगा। यहाँ पर क्या होगा, ये रचनात्मक, ठीक है। हम रचनात्मक का केस दिखा, क्यों रचनात्मक होगा, क्योंकि पार्टिकल्स को एक फिक्स डायरेक्शन, एक निश्चित दिशा मिल रही है। यहाँ पर क्या होगा कि ये पार्टिकल्स अगर वेव ऊपर ले जाएगा तो नीचे वाला बोलेगा भाई हम भी नीचे ले जा सकते हैं, फिर इस पार्टिकल्स को ऊपर लेकर जाएगा कि ये भी नीचे खींचेगा, यानी कि यहाँ के पार्टिकल्स को एक फिक्स डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, ऊपर जाएंगे नीचे जाए, दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स के कारण ये अपनी जगह पर फिक्स हो जा रहा है। तो यहाँ पर क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर इंटेंसिटी कम है, यानी कि ऊपर वाले के पास जो भी इंटेंसिटी वो भी नीचे वाले के पास है, दोनों इंटेंसिटी खत्म, क्योंकि अलग अलग डायरेक्शंस में है, तो इंटेंसिटी कम है, इंटेंसिटी मिनिमम, ठीक है ये। तो यहाँ पर एनर्जी भी तो कम हो जाएगा, एनर्जी भी ड्रॉप कर जाएगा, एनर्जी कम, मिनिमम इसको बोलेंगे। इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव का केस होगा, डिस्ट्रक्टिव यानी कि विनाशी का केस होगा। अब इसी को पिक्चर में जैसे ही डालोगे, मतलब जो पिक्चर हम बता रहे हैं जैसे पिक्चर में डालोगे सेम कंडीशंस हो जाएगा। तो आई होप कि आपको सुपरपोजिशन ऑफ वेव और ये इंटेंसिटी या इंटरफेरेंस ऑफ लाइट आपको समझ में आ गया होगा। फिर से हम एक बार में समरी करते हैं। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का मतलब होता है कि जब भी कोई लाइट वेव सोर्स से निकलकर एक ही डायरेक्शन में प्रोपगेट करता है, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फेज डिफरेंस, सेम पाथ डिफरेंस पर, तो क्या होता है कि ये ओवरलैपिंग करने के दौरान कहीं कहीं किसी किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ज्यादा हो जाता है और कहीं कहीं किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी कम हो जाता है। तो इंटेंसिटी अगर ज्यादा होता है तो वहाँ एनर्जी भी ज्यादा होगा, अगर इंटेंसिटी जहाँ कम है तो वहाँ एनर्जी भी कम होगा। बार बार ये फंक्शन होता है, यानी एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हर बार होता है, ऊर्जा का बंटवारा हर जगह होता है। तो इसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी को, यानी कि ऊर्जा के इसी बंटवारे को कहा जाता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। और ध्यान रखिएगा, इंटेंसिटी मैक्सिमम यानी इंटेंसिटी अगर ज्यादा होगा तो उसको बोलते हैं हम लोग कंस्ट्रक्टिव, यानी कि रचनात्मक। अगर इंटेंसिटी कहीं कम हो गया है, यानी तीव्रता अगर कम है, तो उसको बोलते हैं हम डिस्ट्रक्टिव, यानी विनाशी बोलते हैं उसको। तो ये है आपका इंटरफेरेंस। ये सिमिलर कंडक्शंस, ये जैसे ही इंटरफेरेंस आगे बढ़ेगा तो ये फ्रिंज में आ जाएगा। कौन सा टॉपिक आ जाएगा हमारे पास, फ्रिंज, जो हम अपने अगले वीडियो में शेयर, मतलब अगले वीडियो में इसका चर्चा होगा, इसलिए आपको अगले वीडियो का इंतजार करना होगा। इसके पहले टॉपिक था हमारे पास सुपरपोजिशन ऑफ वेव। आज के वीडियो में सुपरपोजिशन ऑफ वेव का मतलब होता है कि जब दो लाइट वेव एक सोर्स से निकलकर आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए, मतलब एक दूसरे को मिलते हुए, तो किसी फिक्स्ड पॉइंट पर उनको अगर हम रोक कर वहां पर देखते हैं कि वहां तक उनका कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, विस्थापन कितना हुआ, यानी कि परिणामी विस्थापन मींस रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट अगर हम टेस्ट करेंगे कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे। तो दोनों ही लाइट वेव जो चल रहा था उनके इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट को देखेंगे और उन दोनों को सम कर देंगे, यानी कि इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से वो अकेले कितना मतलब विस्थापन तय किए हैं, अकेले यानी व्यक्तिगत विस्थापन को अगर हम जोड़ देते हैं तो परिणामी विस्थापन निकल जाएगा। इसी निष्कर्ष यानी इसी कंडीशन, इसी फेनोमेनन को सुपरपोजिशन ऑफ वेव कहा गया है। तो आज के वीडियो में ये दोनों टॉपिक हमने क्लियर किया। आई होप कि आपको ये जितना भी टॉपिक था क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, इसको अब बढ़िया से इसको पढ़ लीजिएगा और ठीक इसी इंटरफेरेंस के बाद यानी
इसी कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव के बाद आपको फ्रिंज पढ़ना है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका चर्चा करेंगे। आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।